नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में मुस्लिम मतदाता किसके पक्ष में वोट करेंगे। जी हां, यह बात चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक नई पार्टी जन स्वराज पार्टी जो कि 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, प्रशांत किशोर मुस्लिम मतदाताओं पर नजरें टिकाए हुए हैं। अंदर खाने ये बात चल रही है कि प्रशांत किशोर आरजेडी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो कि पिछले चुनाव में सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, क्या वो इस वोट को पाने में इस बार समर्थ नहीं होगी? क्योंकि पिछले बार 5 सीटें असुद्दीन ओवैसी को मिलने की वजह से कहा यह जाता है कि कुछ और सीटें आरजेडी हार गई और इसलिए सत्ता के मुहाने तक पहुंच करके भी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। तो सवाल यह उठता है कि तकरीबन 20% आबादी वाला मुस्लिम आखिरकार किससे उम्मीदें जगाए बैठा है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उसे समापन किया, बिहार के सीमांचल से भी वो गुजरे, उसके बाद मुसलमानों का रुझान उनकी तरफ भी है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि कम से कम 40 सीटों पर वो मुसलमान को उतारेंगे, उम्मीदवार बनाएंगे। तो क्या इस वजह से मुस्लिम वोट बटेगा, या मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा, या मुस्लिम वोट उसको करेगा जो कि बीजेपी को हराएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मुसलमान बिहार में क्या करने वाला है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जन स्वराज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये तमाम पार्टियां मुस्लिम वोटों पर नजरें गड़ाई हुई हैं। और जहां तक जेडीयू का सवाल है तो जेडीयू जोर जोर से क्लेम करती है कि चाहे कब्रिस्तान को घेरने का सवाल हो, चाहे मदरसे के शिक्षक के वेतनमान का सवाल हो, जिस तरीके से जेडीयू ने उनका ध्यान रखा है तो जेडीयू को भी वोट उनका अच्छा खासा मिलेगा। आखिरकार मुस्लिम मतदाता क्या करेंगे, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस बार मुसलमानों का रुझान किधर होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप झा जी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ विनय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। मुस्लिम वोटों को लेकर के बहुत तरह की बातें की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर कुछ अन्य जातियों का वोट ले पाने में सफल होते हैं तो मुसलमान इस बार उनको वोट कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स के बीच में रह करके उन्होंने एक नई उम्मीदें जगाई हैं। उन्होंने ये कहा है कि लालटेन ने आपको तेल की तरह इस्तेमाल किया और आपको दिया कुछ नहीं है। और इसका उदाहरण वो इस तरीके से पेश करते हैं कि देखिए, लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ आरजेडी ने आपको 2 टिकट दिया और हम आपको विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटों पर लड़ाएंगे। 1 साल के बाद अध्यक्ष भी आपकी बिरादरी से होगा, आपके मजहब के लोग होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की ये बातें मुसलमानों के भीतर विश्वास पैदा कर सकेंगी? क्या आपको दिखाई पड़ता है विधानसभा चुनाव में? बेचैनी है बिहार की सियासी राजनीति में, खासकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली। अब 90 से लालू प्रसाद की जो राजनीति यहाँ है, चाहे सत्ता में रहें विरोध में रहें, एम्बाही तो उनका मूल पूंजी है मुस्लिम और यादव। 14.5% यादवों की आबादी है और 18% मुसलमानों की आबादी है। यही राजद की मूल पूंजी है। अब लोकसभा के पिछले चुनाव में जो आपने चर्चा की कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, जातीय सर्वेक्षण के बाद ये मांग ज़्यादा ही जोर शोर से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां यही तो मांग कर रही हैं कि अब तक जो देश में होता रहा है, प्रकाश ने राज किया और राज उनकी मुट्ठी भर वाले लोग। प्रशांत किशोर अब इसी खेला को भली भांति समझते हुए उन्होंने ये बात
इस चुनाव में जाने के पहले उठा दिए है कि भाई लोग को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन खासकर सीमांचल में जब प्रशांत किशोर का जन संवाद कार्यक्रम हुआ और उसमें जो मुसलमानों की भीड़, ये बात पहले भी आपसे चर्चा में मैंने कही, तभी राजद को बेचैनी हुई। और राजद पहली पार्टी थी, सियासी पार्टी, जो प्रशांत किशोर की राजनीति, उनके अभियान का विरोध किया, भर्त्सना की और उसमें मीन मैच निकाला और कहा कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के पैसे से राजनीति कर रहे हैं। खैर, प्रशांत किशोर ने परवाह नहीं किया। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी आ गई है और मुसलमान तो उनके निशाने पर ही हैं, साधने की भरसक कोशिश करें। जब उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 40 कैंडिडेट मुसलमान देंगे, वो तो 40-42 की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, जब आप मुसलमानों की आबादी के बीच देखिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कोई 45 से 50 के बीच, तो वो 46-47 आप कहेंगे, ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जहां मुसलमान मैट्रिक वोट, वहाँ वो 20% से लेकर 40% तक इस तरह से मुसलमानों की आबादी है जहाँ वहाँ जीतते रहे। और मौजूदा जो विधानसभा, उसमें तो इस बार 15 के चुनाव में करें या उसके बाद करें, ये तो मुस्लिम एमएलए ही कम आए, 19 एमएलए आए। और तो और जो कही कि उसमें जदयू जो है पिछले चुनाव में इसको भी मुस्लिम वोट मिलते रहे थे। आपको याद करें 2010 का, जिस समय की राजद को विधानसभा में मुश्किल से विपक्ष के नेता की मान्यता मिली थी और उसमें कोई अनुमान करते हैं लोग कि 40% वोट मुसलमानों का जदयू को भी, तो एक जदयू को भी हिस्सेदारी मिलती ही रही है। पिछला चुनाव याद करें कि जब जदयू और बीजेपी में दोस्ती थी उस समय, तो किशनगंज सीट जदयू ने ली थी बीजेपी से, वो सीट लड़ती थी पहले, हालांकि हार की खानी पड़ी। इसमें शानदार रही बात कि इस बार देखिए 9 सीट के लिए कांग्रेस लोकसभा में लड़ी और 2 मुसलमान कैंडिडेट थे, उसके दोनों जीत गए, तारिक अनवर और वहाँ से किशनगंज में उनके सिटिंग एमपी दोनों जीत गए। 9 में 2, जो 3 सीटें कांग्रेस जीती है उसमें एक सासाराम सीट जीती। तो प्रशांत किशोर ने तो हलचल पैदा कर ही दिया। और ये अभी से कैसे कहा ही जा सकता है कि सीटें मिलेंगी कि नहीं। कल चुनाव में यही तो हिस्सेदारी की बात ओवैसी करते रहे हैं और उसका नतीजा रहा कि 5 सीटें सीमांचल की जीत थी। भले उसमें तस्मुद्दीन के सुपुत्र थे, जो बाद में 4 विधायक जा मिले राजद, वो खार खाए हुए हैं तस्मुद्दीन। इस बार तो चुनाव में, जैसे लोकसभा के चुनाव में तो कुछ हद तक ओवैसी साहब ने समझौता किया कांग्रेस से, जैसे तारिक अनवर के खिलाफ कैंडिडेट। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि ओवैसी भी अपना यहाँ फिर अपना पैर फैलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो 2024 में भी आरजेडी ने 2 टिकट दिया, अररिया से दिया, मधुबनी से दिया, दोनों सीट आरजेडी हार गई। 2019 में आरजेडी ने 4 टिकट दिया, चारों टिकट आरजेडी हार गई थी। सवाल यह उठता है, और जब तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा गया था डॉक्टर संजय, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको टफ डिसीजन लेना पड़ता है। और टफ डिसीजन का मतलब बहुत साफ है कि आबादी जिसकी 19% है उसको भी हम 2 सीट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनके जीतने की संभावना कम है। जैसे ही मधुबनी में देखिए, वो फातमी साहब को टिकट देते हैं, यादव भी छिटक जाते हैं और वहां से आपको याद है अशोक यादव जीतते हैं। सवाल ये उठता है कि इस बार मुसलमान वोट के दावेदार कई होंगे विधानसभा चुनाव में। आरजेडी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, ठीक है, आरजेडी कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रशांत किशोर भी होंगे, असुद्दीन ओवैसी भी होंगे। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान वोट किसको करेगा, किस पर भरोसा करेगा। और जेडीयू भी होगी, जेडीयू भी कहेगी कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कहा है, किया है। तो मुसलमान वोट ज्यादा संख्या में किधर करेगा, किस पर विश्वास जताएगा? क्या वो एंटी बीजेपी वोट करेगा या नई उम्मीद की वजह से प्रशांत किशोर को वोट करेगा, जो 40 से ज्यादा सीटें जितवाने की बात 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं? अभी तो मुस्लिम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं या अभी कुछ स्पष्ट परसेप्शन नहीं बनता हुआ दिख रहा है।
लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं। और एक प्रयोग किया गया रुपौली में। रुपौली में शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको मुसलमानों ने वोट किया। हालांकि जो दावा करते हैं ये जनसुराज के लोग कि अप्रत्यक्ष समर्थन हमारा था। खैर, इनका समर्थन था या नहीं था, लेकिन पप्पू सिंह का समर्थन तो था। और वहां पर 8,000 राजपूत जाति के लोग, 45,000 मुस्लिम मतदाता, और मुस्लिम मतदाता ने न तो इंडिया को चुना न एनडीए को चुना। उन्होंने शंकर सिंह को चुना जो निर्दलीय उम्मीदवार है। तो मुसलमानों को भी यह लगता है कि हमारी हिस्सेदारी को कम की जा रही है, या हमें केवल टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया जाता है कि चूंकि ये पार्टियां या ये जाति जिसको बीजेपी के खिलाफ में वोट करती हैं, जो पार्टियां, मुसलमान उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर वो इस मनोभाव के साथ हमें माना जा रहा है तो हम वैसे नहीं हैं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी ने एक दांव चला है, एक दांव लगाई है। आपने कहा ना कि फातमी साहब को मधुबनी से टिकट दे दिया गया। अगर मधुबनी की जगह पर उनको दरभंगा से लड़ाया जाता, तस्वीर कुछ और होती। किशनगंज और कटिहार में मुस्लिम उम्मीदवार पर कांग्रेस ने दांव लगाई, सफलता मिली कांग्रेस को। तो जो जहां उनका डोमिनेशन है, अगर आप वहां उनको उम्मीदवार ही नहीं बनाएंगे, उम्मीदवार वैसी जगह अररिया में डॉक्टर संजय आरजेडी लड़ी थी और शाहनवाज आलम वहां से हार गए थे। अररिया की हार भी चिंता वाली बात है, क्योंकि वहां भी पोलराइजेशन होता है। देखिए, अररिया में शाहनवाज आलम हार गए और प्रदीप सिंह जीत जाते हैं। हम जैसे मधुबनी से उधर सीमांचल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहां पर हिंदू कार्ड ज्यादा सफल होता हुआ दिखता है। पोलराइजेशन होता है क्योंकि मुसलमानों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अभी गौर करने वाली बात है कि 18 तारीख से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, विनय कुमार जी। और हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो 5 दिनों तक करेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि हिंदू के स्वाभिमान को जगाने का प्रयास करेंगे। 18 को शुरू करेंगे और 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो इतने जिले हैं जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा की जाएगी, तो हिंदुओं में एक मैसेज देने की कोशिश होगी, लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में भी कंसोलिडेशन होगा? नहीं पंकज जी, जो हम लोग मुस्लिम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, तो मुस्लिम राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। मुस्लिम धर्म में भी, जैसे हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, कई पंथ हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी शिया और सुन्नी संप्रदाय है। और ये जो शिया और सुन्नी संप्रदाय है, ये फिर समूहों में बटे हैं। एक अशराफ कहलाते हैं, दूसरे अजलाफ कहलाते हैं, तीसरे अर्जाल कहलाते हैं। अशराफ समूह जो होता है, सैयद, शेख, पठान, मोर, मुगल जैसी जातियां हैं, इन जातियों को अगड़ी जातियां कहा जाता है मुस्लिम समाज में। अजलाफ समूह जो है उसमें अंसारी है, मंसूरी है, राइन है, कुरैशी है, गद्दी है, इदरीसी है, सिद्दीकी है, फाकिर जैसी जातियां हैं। इन्हें मध्यम मार्ग की जातियां कही जाती हैं। और फिर तीसरा जो समूह है अर्जाल समूह कहलाता है। इसमें हलाल खोल है, हवारी है, रजाक जैसी जातियां हैं। ये एक तरह से मुसलमानों में दलित जातियां मानी जाती हैं। तो मुस्लिम राजनीति में भी अब कहीं न कहीं हर जो मुस्लिम में दलित हैं, मुस्लिम में जो पिछड़े हैं, वो भी अपनी अधिकार के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष अब धीरे धीरे चल रहा है। इसी को पसमाना मुसलमान कहा जाता है, पसमंदा मुसलमान कहा जाता है। तो ये मुस्लिम राजनीति में भी अब हर लोग, जो पहले जो ऊंची जातियां इसमें भी थी, खास करके सैयद, शेख, पठान और मुगल, ये इन जातियों का ही वर्चस्व होता था। अब और इन लोगों में भी आप जानिए कई कब्रिस्तान होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि किन जातियों के मैंने किस शेख और पठान और वहां किनका कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाए, ये भी लिखा रहता है।
तो इन जातियों के अंदर भी जो हिंदू जातियों में विभाजन था, वो विभाजन अब धीरे धीरे मुस्लिम जातियों में भी दिखाई पड़ने लगा। पसमानदा जो दलित समाज है, एक तरह से कहिए पिछड़ा समाज है, उसमें भी राजनीतिक चेतना काफी आई है। और पसमानदा मुसलमान अब अपने अधिकार के लिए, अपने आर्थिक तरक्की के लिए वो भी अब आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। तो मुस्लिम समाज में जैसे हिंदू समाज बटा हुआ था, मुस्लिम में भी अब इस तरह की बातें होने लगी है। दूसरा, आपने अररिया का जिक्र किया कि अररिया में लालू प्रसाद यादव ने वहां के उस इलाके के गांधी कहे जाते थे, उनके पुत्र को, उनके 2 पुत्र थे और एक पुत्र उनके पहले एमपी हुआ करते थे, सरफराज शहबाज उनके जो छोटे भाई वो एमएलए हुआ करते। तो एमएलए जो है उनको टिकट दे दिया गया और बड़ा भाई जो सरफराज पहले एमपी हुआ करते थे उनको टिकट नहीं दिया गया, जबकि नेचुरल दावेदार सरफराज थे। जो दूसरे भाई हैं जिनको टिकट दिया गया वो एआईआईएम के टिकट पर जीत कर आए थे, आरजेडी में आए थे। अब वहां तो भाइयों में आरजेडी ने लड़ाई करा दी और इसका परिणाम क्या हुआ कि अररिया की सीट आरजेडी को गंवानी पड़ी। तो इन चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। और जहां तक हिंदू, तो गिरिराज सिंह जी का चेहरा तो हिंदूवादी राजनीति का रहा है। हिंदुओं को मुझे नहीं लगता है कि किसी हिंदू पर कोई खतरा है, क्योंकि हिंदू देश में बहुसंख्यक समाज है और जब बहुसंख्यक समाज है तो इस समाज पर कोई खतरा है नहीं। हाँ, हिंदुओं में एक जागरण करना है, हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को अपने अधिकार, उनको सनातन के बारे में, भाई हमारा सनातन जो धर्म है, ये धर्म, इसकी रक्षा करना है। इस बात को जगाने के लिए गिरिराज सिंह निकलेंगे। गिरिराज सिंह की राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द नहीं, पर देखिए, एक ये बात तो आप कह रहे हैं, सवाल ये है कि जगाना है, ये भी सही बात है, पर गिरिराज सिंह का क्या कंसर्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, हम आएंगे उस पर। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 19 से 20% वोट जो कि एक मुश्त वोट डालता है, नॉर्मली वो निर्णय करता है, फैसले करता है और वो तय कर लेता है कि किधर जाना है। इधर लोकसभा चुनाव में कहा गया कि राहुल गांधी बड़ी तेजी से इनके बीच में फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं और देश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। अगर इस तरीके से देख रहा है प्रदीप झा जी, तो निश्चित तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को फायदा होगा। लेकिन प्रशांत किशोर अगर 40 उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा डेंट पहुंचाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान प्रशांत किशोर को तभी वोट करेगा जब मुसलमानों को लगेगा कि प्रशांत किशोर के साथ और भी अन्य जातियां हैं। अगर मुसलमान को लगेगा कि नहीं, और जातियां प्रशांत किशोर के साथ नहीं जोड़ पा रही हैं, तो अंत में वो तमाम लोग भाग जाएंगे। वो वोट इसलिए करेंगे क्योंकि बीजेपी को हराएगा कौन, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा कौन। मेरी कुछ लोगों से कल बात हो रही थी, वो ये बात साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वोट हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, काफी उन्होंने समय दिया है। वो कहते हैं कि आपको लालटेन में तेल की तरह इस्तेमाल किया गया है। मुसलमानों को ये बात समझ में भी आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दूसरी बिरादरी, दूसरी जाति अगर प्रशांत किशोर के पीछे खड़ी नहीं होगी तो मुसलमान भी ऐन वक्त पर भाग जाएंगे, वो इनके साथ नहीं रहेंगे, भले ही ये 40 उतार दें या 50 उतार दें। तो सवाल फिर यही उठ रहा है कि टेकर से स्टेक होल्डर्स तो बहुत हैं। एक तरफ असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, आरजेडी कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है, आप देख लीजिए प्रशांत किशोर की पार्टी है और जेडीयू भी क्लेम करती है। तो फिर मुसलमान जाएंगे किधर? पंकज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत होते हुए आपका मुख्य जो बिंदु है कि मुस्लिम के लिए माने मुस्लिम इस बार 2025 में बिहार में किधर जाएंगे, और दूसरा जो विषय उठकर आया, विनय जी ने कहा कि जिस प्रकार से हिंदुओं में जातियां हैं, हिंदू भी जातियों में बटे हुए हैं, तो मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज भी जाति में बटा हुआ है। इस बात से पूरी तरह मैं सहमत हूं कि चूंकि उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि हिंदुस्तान में
रहने वाले 90% से ऊपर मुसलमान जो है वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्टेड हुए हैं। तो ठीक है कि उनका धर्म बदल लिया उन लोगों ने, लेकिन जाति तो नहीं बदली, क्योंकि जाति जो है वो तो माने एक तरह से पारंपरिक रूप से जो है जो काम कर रहा था, बढ़ी का काम करने वाला बढ़ी कहलाता था, लोहार काम करने वाला लोहार कहलाता था। ठीक है, तो जब वो उनका धर्म परिवर्तन हुआ तो काम का परिवर्तन तो नहीं हुआ। आज भी मेरे मोहल्ले में पटना में जहां मैं रह रहा हूँ वहां पर एक धोबी जो है वो मुस्लिम समाज का है, वहां जो आयरन करता है, कपड़ा प्रेस करता है, वो मुस्लिम समाज का है। तो उनका काम तो नहीं बदला, तो जातियां हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न जो है वो हिंदुओं की तुलना में कंप्लीटली अलग है। हिंदू जहां जाति के आधार पे आज से नहीं बल्कि 1947 से ही वो लगातार जो है वोट डालता रहा है, लेकिन मुसलमान जो है मुसलमान बनकर वोट डालता है। उनके लिए मुसलमान होना पहली प्राथमिकता होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बात हम 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए करें परिप्रेक्ष्य में पंकज जी, तो मुसलमानों का पहला मुझे लगता है कि आकर आज 1990 के बाद से अभी तक आरजेडी पहले स्टेट होल्डर है मुस्लिम वोट बैंक की, बनी हुई है। 90 से पहले लगातार कांग्रेस थी, 47 से लेकर 90 तक, लेकिन 90 में भागलपुर का दंगा और लालू कृष्ण आडवाणी का रथ का रोकना, ये 2 कारण बना जब मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़कर लालू यादव को लगातार समर्थन देते आ रहे हैं। तब से लेकर आज तक वो बना हुआ है। हाँ, लेकिन विगत 2 चुनावों से हम देखते हैं कि 2-3 कारणों से मुसलमानों का आरजेडी से या लालू परिवार से मोह भंग होता जा रहा है। उसका सबसे पहला कारण क्या है कि इस देश में जो हिंदुत्व की राजनीति 2014 के बाद परवान चढ़ी, उस हिंदुत्व की राजनीति के बाद आप देखेंगे जिस प्रकार से हिंदुओं में भी हर जाति का हिंदुताइजेशन हो रहा है, उसी प्रकार से ठीक है कि औसत थोड़ा कम है, लेकिन यादवों का भी हुआ है। कई ऐसे संसदीय सीट है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे विगत 2-3 चुनावों में जहां पर कि आरजेडी के, कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों को यादवों ने वोट नहीं दिया। वहां पर यादवों ने बीजेपी के यादव या अन्य दूसरी जाति के भी हिंदू उम्मीदवारों को वोट दिया यादवों ने, तो उसकी एक प्रतिक्रिया मुसलमानों में है, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों का यह भी शिकायत है लालू परिवार से कि भाई आप यादवों को तो थोक वोट मात्रा में आप सीटें देते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मुसलमानों का टिकट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। 2014 में जहां 8 था, 19 में 4 पर आ गए और 24 में मात्र 2 सीटें मिली मुसलमानों को, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद शहाबुद्दीन जैसे मुसलमानों में यह भी भावना बलवती हुई कि भाई शहाबुद्दीन जिसने लालू परिवार के लिए चुनाव दर चुनाव इतना ज्यादा मेहनत किया, सरकार बनवाने में कई बार भूमिका रही शहाबुद्दीन की, तो लालू परिवार शहाबुद्दीन की उपेक्षा करती है। लालू परिवार जो है तस्लीमुद्दीन के परिवार की उपेक्षा करती है। लालू परिवार ने अनवारुल हक को उनका हक जैसे नेता को बाहर जाना पड़ा। आरजेडी से लगातार कई चुनावों से अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके बड़े नेता, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लगातार हार जाते हैं। आरजेडी चुनाव नहीं जितवा पाती। तेजस्वी यादव यार आरजेडी में भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को उनका वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। झा जी वो सारी बातें ठीक है, पर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को उनके हैसियत के हिसाब से सम्मान नहीं मिलता, फातमी साहब को मधुबनी से लड़ा दिया जाता है, वो सारी बातें सही है, लेकिन तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं, उन्होंने बड़ी साफगोई से कह दिया कि सर्कमस्टेंसेज ऐसे बन जाते हैं कि हम चाह करके भी ज़्यादा टिकट नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने पहले 8 दिया, 4 दिया, 2 दिया और ये तीनों प्रयास उनका असफल रहा। फातमी हार गए, आप देख लीजिए, अररिया में हार हो गई, ये दोनों जगह हार गए। जीत कहाँ हुई? तो जीत हुई कांग्रेस की तारिक अनवर जीते। बड़ा सवाल ये है कि जब कैंडिडेट जीतेगा ही नहीं और मुस्लिम को टिकट देने के बाद जब यादव भी विरोध में वोट करने लगता है तो आरजेडी करेगी क्या? क्योंकि आरजेडी तो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को जितवाएं और उसमें आरजेडी लोकसभा में 8 से 4, 4 से 2 पर आ गई। अब यही तो सवाल उठ रहा है कि अगर विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता अरुण पांडे जी,
तो मुस्लिमों को सीटें कम दी जाती हैं। और इस वजह से प्रशांत किशोर इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि आरजेडी आपको लालटेन में तेल की तरह इस्तेमाल कर रही है। पर सवाल यह है कि ज़्यादा सीटें आप देंगे तो फिर आप ये तय मानिए कि आपके खिलाफ पोलराइजेशन होगा और आप जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में आरजेडी करे तो करे क्या? और इस तरीके से अगर मुसलमान इस बात को लेकर के नाराज होते हैं तो वो कुछ वोट आरजेडी को डालेंगे, कहीं प्रशांत किशोर को डालेंगे, कहीं किसी और को डालेंगे। तो क्या इस चुनाव में उनका वोट प्रसाद बनने वाला है क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव का परिदृश्य कुछ और है। और विधानसभा चुनाव में जो इस बार एक नया प्लेयर प्रशांत किशोर आए हैं, और प्रशांत किशोर ने न सिर्फ मुस्लिम महिला को भी एड्रेस किया है, आधी आबादी है उसके हिसाब से 40 महिला को देंगे। अति पिछड़ों की यहाँ 112 जाति है, 36% उनकी आबादी। अब तक तो बात ठीक है कि अति पिछड़ों को वोट को कहीं न कहीं एक वोट बैंक बनाने की कोशिश लालू प्रसाद के खिलाफ नीतीश कुमार ने, उसका लाभ है। लेकिन अब अति पिछड़ों को हिस्सेदारी कहाँ मिलती? तो उसको भी कहा प्रशांत किशोर ने कि भाई हम 70 सीट देंगे। तो जो आपने ये भूख जगाई है, हिस्सेदारी की बात की, यही तो हड़बड़ाहट घबराहट कहिए कि राजद में प्रशांत किशोर ने जो राजनीतिक बिसात बिछाई है, और पिछले जो मैंने आपसे जैसा कहा कि 90 से अब तक ये स्थिति थोड़े थी कि जो हार्ड सीट दी थी तेजस्वी को, अब सीटें कम देनी थी, 23 सीट लड़ा था इस बार राज्य। आप कहिए तो लड़ा तो 26 सीट था। इन जो वीआईपी वाली सीट थी वो भी तो राजद के खाते में, और आपने 2 मुसलमान को दिया। इसका निश्चित रूप से एक निराशा का भाव, विरोध का भाव कहिए। इसमें झाजी भी ठीक कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन का एक फैक्टर जो था, शहाबुद्दीन किस तरह से राजद के पिलर थे, इमेज उनका जो है कि मुसलमान तो पसंद करते ही थे उनको, तभी तो सिवान, गोपालगंज, उधर चंपारण कुछ इलाके में अच्छा खासा प्रभाव। असेंबली के चुनाव में मुझे लगता है कि फिर राजद वही MY उसका कोर वोट बैंक है, और उसको साधने के लिए वो भरसक कोशिश करेगा। चुनौती तो है इस बार, वो एक नई चुनौती है प्रशांत किशोर के रूप में। चुनाव में जाने के पहले ही कह दिया कि 40 कैंडिडेट हम मुसलमान को देंगे, मुसलमानों को वो जाता। कई मीटिंग करते, जानकारी मुझे मिल रही है। एक तो बड़ी मीटिंग बापू सभागार में की, ऐसी मीटिंग अब तक कोई अल्पसंख्यक के नाम या महिलाओं के नाम पर, जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने एक रणनीति के तहत सबको संगठित किया है। ये चुनौती न सिर्फ राजद की, मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे वो जदयू को भी तो वोट मिला था, 40% वोट मिला था 2010 के चुनाव में, तभी तो 200 से अधिक सीटें आई थी एनडीए को। इसलिए इस बार के चुनाव में तेजस्वी की वो निश्चित रूप से जीतना है और खोना नहीं है, वही यदि मुख्यमंत्री बनना है। और 80 सीट तो जो मिली, 78 सीट पिछले विधानसभा चुनाव में, वो तो इस बार मुझे कोई फैक्टर नहीं फिलहाल दिख रहा है। आपसे पहले भी चर्चा मैंने की है कि एनडीए का इस बार जो वोट बैंक के हिसाब से जिस ढंग से कुर्बा बना है, अब इधर आ गए हैं मांझी भी इधर आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी इधर है, इन 3 नए पार्टनर इधर आ गए हैं। कुल मिलाकर जो मुस्लिम वोट जहाँ तक है वो न छिपे, इसके लिए आपने देखा कि इधर शहाबुद्दीन की बेगम से लालू भी मिले, तेजस्वी भी मिले, फिर माँ बेटा दोनों तेजस्वी के घर गए। अरुण पांडे जी सबसे मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो शहाबुद्दीन की पत्नी वो तो भगवा धारण करके भी घूम रही थी, भगवाधारियों के बीच में भी घूम रही थी, और अभी तक कोई क्लैरिटी हुआ नहीं है कि दरअसल वो किधर जाएंगी। ये तो अभी क्लैरिटी हुआ नहीं है। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है डॉक्टर संजय कि आपको लगता है आरजेडी को इस बात की वजह से ज्यादा नुकसान संभव है क्योंकि आरजेडी में अब वो बड़ा चेहरा नहीं है मुसलमानों का जो कभी हुआ करता था। शहाबुद्दीन होते थे, तस्लिमुद्दीन होते थे, कई ऐसे बड़े चेहरे होते थे जिनको दिखा करके आरजेडी वोट लेती थी। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं भी तो राजनीति के ढलान पर हैं, जैसे लालू प्रसाद हैं, जैसे आप लगा लीजिए नीतीश कुमार हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी कभी उस तरह के बड़े चेहरे नहीं रहे कि वोट कैचर रहे, लेकिन शहाबुद्दीन तो थे, तस्लिमुद्दीन तो थे।
ऐसे में सवाल उठता है कि शहाबुद्दीन की पत्नी वो मिली जरूर हैं एक बार, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो किधर जाएंगी, ये भी क्लियर नहीं है। सवाल ये उठता है कि मुस्लिम का अगर कोई बड़ा चेहरा आरजेडी में नहीं होगा तो क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा स्टेक होल्डर्स होने की वजह से आरजेडी को ज्यादा नुकसान का खतरा है? और निश्चित रूप से आपने जिस तरफ इशारा किया, तस्लीमुद्दीन को वो सीमांचल का गांधी कहा जाता था और कहा जाता था कि सीमांचल के वोट और खास करके जो माइनॉरिटी के वोट थे वो तस्लीमुद्दीन के इशारे पर तय होता था। अब तो वो रहे नहीं और उनके दोनों बेटों में भी विवाद है। बड़ा बेटा और छोटा बेटा टिकट ठीक है जिसको भी मिल गया, लेकिन उस नाराजगी को भी आरजेडी सुलझा नहीं पाई। शहाबुद्दीन जी के पत्नी के बारे में आपने ठीक कहा और उनके बेटे अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे हाथी को वो गणेश मान करके और उनको नमन कर रही थी, पंच कन्याओं और 9 कन्याओं को भोजन करा रही थी, कैसे भगवाधारी के साथ थी। और जब उनसे भगवा रंग के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि सारे रंग हमारे हैं। हम लोग इस तरह की बात कर चुके हैं और कहे कि नहीं, ये सिवान की जनता तय करेगी कि हमें कहाँ रहना। तो अभी वो कहाँ निर्णय ले पाई है, तो एक चेहरे का तो संकट है। शहाबुद्दीन जब थे तो एक नायक की भूमिका में रहते थे, मुस्लिम समाज के बीच में लगता था कि शहाबुद्दीन इनके साथ हैं तो एक वोट का ये जाता था। ये एक पार्ट है, लेकिन फिर मैं उस पार्ट पर आता हूँ कि मुसलमान कहीं ना कहीं से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कि अगर आपने इकोनॉमिक सोशियो सर्वे के द्वारा ही आपने ही बताया कि हमारी आबादी 18% 19% है, वो डिबेटेबल है, उस समाज के बीच में डिबेटेबल विषय है। वो अगड़ी जातियां मुस्लिम का है या पिछड़ी जातियां हैं। पसमानदा कार्ड अमित शाह खेल चुके हैं वो रंगभूमि मैदान से पूर्णिया के, उनके बीच में भी डिबेट है कि हमारी हिस्सेदारी, हमारा पार्टिसिपेशन का क्या होता है। उस समय तो आप हमें पार्टिसिपेशन देते नहीं है। प्रशांत किशोर ने तो अनाउंस ही कर दिया कि अगर 18-19% आबादी है तो 15% हम मुसलमानों को टिकट देंगे। अब वो करीब करीब 40 या 40 से ऊपर आ जाता है। जेडीयू से मुसलमानों की कोई नाराजगी नहीं। आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड पर जो नीतीश कुमार जी का स्टैंड रहा, ललन सिंह भले पार्लियामेंट में बोल गए, लेकिन बाहर मुस्लिम नेताओं ने कहा, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग हों चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड के लोग हों, सब लोगों ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने हमें कहा है कि आपके हितों की अनदेखी नहीं होगी। तो मुसलमान नीतीश कुमार से बहुत या जेडीयू से बहुत नाराज नहीं रहता, वहां उनको हिस्सेदारी मिलती है। तो मुस्लिम कांग्रेस के प्रति एक रुझान बढ़ा है। कर्नाटक और तेलंगाना में हमने देखा कि जिस तरह से मुसलमानों ने कांग्रेस के तरफ मूव किया है। अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देने और दिलाने में सफल रही, इसका लाभ मिल सकता है इंडिया गठबंधन को। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जो बार बार कह रहे हैं, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं कि भाई आप उस लालटेन में तेल बन के क्यों जल रहे हैं, रोशनी तो कोई और ले रहा है और आपका काम, आपकी उपयोगिता केवल जलने की है। अगर इन्होंने, जो मेरी जानकारी है कि 40 लोकसभा में, हर लोकसभा में एक सीट मुसलमानों को चिन्हित करके टिकट देने की इन्होंने बात की है कि वो चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या मध्य बिहार का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो या मिथिलांचल का इलाका हो, हर लोकसभा में एक मुस्लिम कैंडिडेट देने की बात चल रही है। अब देखते हैं इस रणनीति का काट तेजस्वी जी के पास कितना है, और अगर मुस्लिम वोट छिटके तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और एक सवाल जो का जवाब जो सब लोगों ने दिया, मैं भी सहमत हूँ, हिंदुओं का भी ध्रुवीकरण होता है। जैसे मुस्लिम लोग अगर वो पोलराइज्ड होते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो उस हिंदू मतों का जो ध्रुवीकरण होता है उसमें यादव मत भी, जहां उनके अपने जाति के कैंडिडेट हो जाते हैं। अब नित्यानंद राय अगर खड़े होते हैं, प्रदीप सिंह अगर खड़े होते हैं, तो यादव उनको वोट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर वो आरजेडी के साथ खड़े रहते हैं जातीय निष्ठा को लेकर के और ये हमारी पार्टी है। तो जब पोलराइजेशन की बात होती है तो इधर भी पोलराइजेशन होता है।
प्रशांत किशोर इसमें दांव लगाना चाहते हैं। और जो कांग्रेस का विनय जी ज्यादा या अरुण पांडे जी ज्यादा बढ़िया से बताएंगे इसको, कि एक कॉम्बिनेशन था कांग्रेस का, अगड़ा, मुस्लिम और दलित, ये कॉम्बिनेशन से 90 के पहले बिहार में सरकारें बना करती थी। उस कॉम्बिनेशन को लालू प्रसाद ने फ्रैक्चर किया जब उन्होंने ओबीसी को अलग किया, और फिर जब नीतीश कुमार ओबीसी से बाहर निकले तो फिर एक अलग समीकरण बनाए जिसमें कि यादव और मुस्लिम किनारे हो गए, और जो लवकुश, ईबीसी और फिर अगड़ा समाज, इसको मिला करके एक अलग कॉम्बिनेशन बना। तो सोशल इंजीनियरिंग टाइम टू टाइम बिहार में बदलते रहता है। लगता है कि प्रशांत किशोर उस सोशल इंजीनियरिंग को भी समझ रहे हैं, और अगर मुस्लिम उम्मीदवारों पर अगर ये दांव लगाएंगे तो आरजेडी को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से डेंट करेंगे। आरजेडी को कहीं ना कहीं से डेंट करेंगे। लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दिनों तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं, और कहा जाए तो उनके यात्रा का मकसद ही यही है कि अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ें। 16 अक्टूबर से दूसरे चरण की यात्रा निकले हुए नहीं है, पर एक चरण पूरा कर चुके हैं, दूसरे चरण की यात्रा पूरा करेंगे, जिस दरमियान वो बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और गया का दौरा करेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाएंगे, साथ ही साथ तैयार करेंगे कि कैसे चुनाव लड़ना है और कैसे लोगों के बीच में जाना है। आप अंगोछा गमछी मत रखिए, आप टोपी पहनिए, उदंड मत दिखिए, ये तमाम तरह की बातें। पर सवाल फिर वहीं आ जाता है कि दूसरी तरफ 18 से 22 तारीख तक गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे हैं, और गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, तो उनका अगर आप जगह देखें तो जगह देख करके आपको निश्चित तौर पर लगेगा कि उन्होंने जगह का ऐसा सिलेक्शन किया है जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी है। वो पूर्णिया, भागलपुर से शुरू कर रहे हैं, भागलपुर में भी बहुत अच्छी आबादी है। 19 अक्टूबर को वो कटिहार में रहेंगे, 20 को पूर्णिया में रहेंगे, 21 को अररिया में रहेंगे, 22 को किशनगंज में रहेंगे, और यहाँ यात्राओं का समापन होगा। और दरअसल वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं की बच्चियों, महिलाओं के साथ जो घटना घटी है, उससे हमें सबक लेने की जरूरत है, हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। और दूसरे स्टेक होल्डर्स तो मुझे लगता है उधर सीमांचल में अगर पप्पू यादव को आरजेडी अपने साथ नहीं लेती है, गठबंधन में नहीं लेती है, तो जिस तरीके से रुपौली में पप्पू यादव का व्यवहार रहा, तो वो भी तो एक नुकसान इस कॉम्बिनेशन को दे सकता है। तो विनय जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि इस इलेक्शन में, 2025 के इलेक्शन में, खास तौर पर सीमांचल या मुस्लिम बाहुल इलाके में जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी है, वहां स्टेक होल्डर्स कई होंगे, वहां ओवैसी भी होंगे, वहां पप्पू यादव भी होंगे, वहां आप लगा लीजिए क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर भी होंगे, और जेडीयू भी दावा करेगी, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो ऑनर हैं, क्या नाम है, अशफाक करीम, वो भी जेडीयू में आ गए, रुपौली में जबरदस्त प्रचार कर रहे थे, उनको भी जेडीयू ने संगठन में एक पद दे दिया। तो इस तरह के नेता अब जेडीयू में आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुसलमानों के वोट का होगा क्या? वो बल्क में वोट करेगा, या जिसको देखेगा कि बीजेपी को हरा कौन रहा है उसी को वोट करेगा? पंकज जी, जो हम लोग मुस्लिम राजनीति की चर्चा कर रहे थे और कर रहे हैं, तो आरजेडी का जो मामला उठा कि भाई आरजेडी लोकसभा में परिस्थिति बस नहीं दे सकता है टिकट, लेकिन राज्यसभा में जहां श्योर शॉट है, वहां भी पिछली बार अशफाक करीम थे राज्यसभा के, और उनकी जगह पर किनको भेजा गया आप सब जानते हैं। कोई दूसरा मुसलमान भी तो जा सकता था। यहाँ निश्चित राज्यसभा में है सीट, तो जब निश्चित सीट पर भी अगर लोकसभा में हम जिता के नहीं भेज सकते, तो राज्यसभा में तो जिता के मुस्लिम को भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजा गया। तो ये जो कहा जाता है कि जिस तरह से इन बातों की चर्चा इस समय मुस्लिम समाज में हो रही है, और अभी जो हरियाणा का चुनाव हुआ, उससे हम आपको मुस्लिम समाज की मनोदशा को बताते हैं। हरियाणा के 90 विधानसभा में 4 विधानसभा ऐसा है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है,
हिंदू आबादी अल्पसंख्यक में, और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही और काफी मेजोरिटी के साथ जीतने में। जम्मू में तो भी एक कांग्रेस सीट के नहीं तरफ- जीती कांग्रेस, जो 6 सीट जीती है वो मुसलमान बाहुल इलाके में ही जीती है। और एक चर्चा बीजेपी के द्वारा शुरू कर दी गई है कि क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग हो गई है। नहीं, लेकिन पंकज जी एक बड़ा दिलचस्प ही हरियाणा का रिजल्ट है। हरियाणा में एक विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, और लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 99.4% हिंदू आबादी है, मतलब 0.4% ही अल्पसंख्यक आबादी है, और इस सीट से भी कांग्रेस जीत गई। तो जो सबसे हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां से भी हिंदू जीतने में कामयाब रहा। तो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। लेकिन हम लोग तो बिहार की चर्चा कर रहे हैं, और बिहार पर हम लोग को कंसंट्रेट करना, क्योंकि हमारे श्रोता हैं उनको जानना चाहिए, इसलिए इन चीजों का मैंने जिक्र किया। बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार में अभी भी जो मुस्लिम आबादी है उसमें कहीं न कहीं इस बात की चिंता है, और कि हम जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा है उस वोटिंग पैटर्न के कारण हमको लाभ नहीं हुआ। आजादी के लंबे कालखंड तक कांग्रेस का बिहार में और देश में सत्ता रहा, लेकिन जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। अब ये दलितों से बदतर क्यों हुई मुसलमानों की स्थिति? भाई उस समय तो पूरे देश में मुखिया से लेके एमएलए से लेके एमपी से लेके प्रधानमंत्री तक कांग्रेस होते। उस कालखंड में मुसलमानों की स्थिति तो बदतर होती चली गई। ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, कभी उस पर डिटेल बहस करिएगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर। अब मुस्लिम समाज में भी अगर आप देखिएगा तो जब मुगल काल वगैरह था तो ऊंची जाति के मुसलमानों का ही वर्चस्व था और उन्हें ही बड़ा पद दिया जाता था, और आजादी के बाद भी ये चलता रहा, लंबे कालखंड तक चलता रहा है कि जो मुस्लिम समाज में ऊंची जाति के मुसलमान हैं, जिसको अशराफ मुसलमान कहते हैं, उनको ही पद मिलता रहा। और उसके कारण सैयद, शेख, पठान, मुगल जैसे जो मुसलमान हैं, इनमें सैयद जाति के मुसलमान को तो पैगंबर साहब का वंशज माना जाता रहा है। शेख जाति के मुसलमान को अरब के अल कुरैश कबीले का वंशज माना जाता है, और पठान के बारे में आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से वो भी ऊंची जाति के मुसलमान हैं। तो जो मुगल काल के बाद आजादी के लंबे कालखंड तक इन्हीं लोगों का वर्चस्व रहा। तो इन मुसलमानों में भी कहीं न कहीं अब अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए कहीं न कहीं छटपटाहट है, और छटपटाहट अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछड़ी जाति के भी मुसलमान हैं, दलित मुसलमान भी हैं। क्योंकि हमारे मित्र ने, प्रदीप जी ने कहा भी कि जो कन्वर्सन हुआ, जो दलित समाज से मुस्लिम बने, जो पिछड़े समाज से मुस्लिम बने, वो वहीं रह गए। और इसके कारण इन लोगों में पहले तो ये इतनी चेतना नहीं थी, लेकिन अब शिक्षा का प्रसार हुआ, तो प्रचार प्रसार करने के कारण अब लोगों में चेतना जगी है और अधिकार के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। अब पसमंदा समाज के लोग भी कहते हैं कि भाई हमको अधिकार मिलना चाहिए। मुस्लिम दलित जो है, हलाल खोल वगैरह, ये भी इस समाज से भी आवाज उठने लगी है कि हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अभी मुस्लिम राजनीति जो है ट्रांजिशन फेज में है, और जो अगला चुनाव होगा उसमें अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि किसके तरफ झुकाव होगा। मोटा मोटी लोग मानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो उम्मीदवार जीतने वाला होता है, मुस्लिम समाज उसी के साथ जाता है। और अगर ये बात होगी तो फिर हिंदू का नहीं, जो वो सारी वो बातें ठीक है विनय जी, लेकिन ये लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने बहुत कोशिश किया, पासवानदा को रिझाओ, मनाओ, अपने साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी कहीं सफल होती नहीं दिखी। ये बात बहुत साफ है। तो इससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि जिस तरीके से पंकज जी आप देखिए जब अटल जी की सरकार थी तो उनके कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री थे, सरफराज शाहनवाज हुसैन कैबिनेट मंत्री थे।
इसके अलावा और भी कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज कोई कैबिनेट में नहीं, आज लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिल रहा है। अब आप याद करिए 1999 में देश में जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है किशनगंज, और उस किशनगंज सीट से शाहनवाज हुसैन 1999 में जीते और सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का देश में उनको सौभाग्य मिला। उनसे पहले, उनसे कम उम्र में डॉक्टर कर्ण सिंह को यह सौभाग्य था भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का, और शाहनवाज हुसैन को भी ये श्रेय मिला। लेकिन आज शाहनवाज हुसैन कहाँ है? अन्य लोग जो मुस्लिम राजनीति बीजेपी के लिए करते हैं, उनकी स्थिति आज कहाँ है? आप देख लीजिए। तो इन लोगों को भी आपको मुख्य धारा में रखना पड़ेगा। नहीं, चलिए, मुख्य धारा में रखना पड़ेगा, बिल्कुल ये बात सही है। इसको देखते हुए कई तरह के सवाल उठते हैं। आखिरकार आप देखिए, कश्मीर में परिस्थितियां बदली, स्थितियां बदली, इन्वेस्टमेंट हुआ, शांति हुई, स्कूल खुलने लगे, कॉलेज खुलने लगे, पर वैली में तो बीजेपी को वोट नहीं मिला। आखिरकार 370 का लोगों को फायदा हुआ है, आम आवाम को फायदा हुआ, पर उनको वोट तो नहीं मिला है। तो इसका मतलब है, और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये बात बहुत चर्चा में आई थी कि रामपुर में एक ऐसा गांव है जहां बीजेपी को 4 वोट मिले थे, 4 वोट भी नहीं मिले थे। वहां पर बीजेपी की सरकार, मतलब मोदी सरकार द्वारा कई 100 लोगों को शौचालय मिला था, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का लाभ मिला था, और बीजेपी के लोग बार बार इस बात को प्रचारित कर रहे थे कि हम अपने पॉलिसीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन मुस्लिम हमें वोट नहीं करते हैं, और उस गांव का उदाहरण दिया जा रहा था। तो सवाल यह है कि सिर्फ पॉलिसीज के जरिए ही बीजेपी उनका भरोसा तो जीत नहीं पा रही है, विश्वास तो जीत नहीं पा रही है। तो क्या आरजेडी को इसलिए लगता है कि भाई ये मुसलमान टेकन फॉर ग्रांटेड जाएंगे किधर, या आरजेडी को लग रहा है कि राहुल गांधी हमारे साथ लड़ेंगे तो मुसलमान के ऑब्वियस चॉइस हम ही होंगे? लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक चर्चा शुरू करते हैं असुद्दीन ओवैसी कि विभाजन के बाद देश में मुसलमानों को कोई नेता नहीं मिला, और जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो मुसलमानों का वोट काट लेते हैं, और काटते हैं तो पिछले चुनाव में देखा आपने क्या परिणाम हुआ 2020 में। अब इस तरह की बात करने वाले प्रशांत किशोर भी हो गए, जो कहते हैं कि भाई आपकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हम भागीदारी देंगे, इसलिए आप हमारे साथ आइए। ऐसे में ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि जो कॉम्बिनेशन बड़ा पक्का माना जाता था कि लालू प्रसाद का ये आधार वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, तो मुसलमान भी टूट रहा है, यादव भी टूट रहा है। प्रदीप झा जी 2025 में क्या होने वाला? नहीं पंकज जी, मैंने जस्ट अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि मुसलमान जो है बिहार टूट रहा है। कारण भी स्पष्ट हो चुका, चूंकि सबसे बड़ा कारण है कि एक तो प्रतिनिधित्व और दूसरा कि यादव वोट मुसलमान को नहीं करते, उसके प्रतिक्रिया मुसलमान ने भी कई जगह पर यादवों को वोट नहीं दिया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब जा किधर रहा है, तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि किनको वोट नहीं मिल सकता। पंकज जी, बीजेपी अगर कुछ भी कर दे, अमृत का भी रसपान करा दे अगर मुस्लिम मतदाताओं को, तो इतना स्पष्ट है कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। बिना बाबू बता रहे थे किशनगंज की बात, जब शाहनवाज हुसैन चुनाव जीते थे वहां से, तो शाहनवाज हुसैन मुसलमानों के वोट से नहीं जीते थे, क्योंकि मुस्लिम वोट जो वहां 4 भागों में बटा था, तो 38% उस समय में हिंदू हुआ करते थे वहां, अब घटकर 32% हो गए हैं। ठीक है, तो उन 38% हिंदुओं के वोट पर शाहनवाज किशनगंज से चुनाव जीत कर आए थे। इक्का दुक्का मिला होगा तो बात अलग है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताऊं, हजारीबाग में गया था 2 साल पहले, वहां पर 3.25 लाख रुपए देने के बाद जो है लगभग 300 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट जो है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर समुदाय को मिला है। वहां पर उसमें कोई आरक्षण नहीं है, कई मुसलमानों को भी मिला। मैं जिस बिल्डिंग में गया था एक व्यक्ति से मिलने के लिए, वहां 3 मुस्लिम भी रहते थे। मैंने पूछा कि आप किसको वोट देने वाले हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मोदी को हराएगा उसी को वोट देंगे।
और ये प्रधानमंत्री आवास योजना जिस आवास में वो रह रहे थे, 1 महीना पहले उनको मिला था। 1 महीना पहले वो गए थे वहां पर रहने के लिए। ये शायद 2022 के होली के समय का मामला है। ये होली से 3-4 दिन पहले 2022 में की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो वास्तविकता ये स्थिति है कि जम्मू कश्मीर का उदाहरण, किशनगंज का उदाहरण, हजारीबाग का उदाहरण आ गया हमारे सामने। अब दूसरा, जो बीजेपी के साथ रहेंगे, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, मुसलमान जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है उनको वोट नहीं देंगे, ये भी स्पष्ट है। वैसे 1990 के बाद जितना काम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया, वो भी बीजेपी के साथ रहते हुए उतना लालू प्रसाद यादव ने अभी तक नहीं किया है, न कभी कर पाएंगे या करेंगे। नीतीश कुमार ने चाहे वो चारदीवारी करवाने का मामला हो उनका, उसके बाद वो ये वजीफा देने की बात हो, मैट्रिक पास करने के बाद छात्राओं के लिए जो स्कॉलरशिप देने की बात थी, ये पहले मुस्लिम छात्राओं के लिए नीतीश कुमार ने शुरू कराया था। उसके बाद फिर दलितों में और अति पिछड़े से होते हुए अब आम सामान्य वर्ग के लिए भी हो गया वो, लेकिन शुरुआत हुई थी अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए ही। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जितना नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में कराया, उससे जितना अधिक फायदा हुआ मुसलमानों को, उसके बावजूद नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ है उनको वोट नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको मिलेगा? आरजेडी से छिटकेंगे मुसलमान। आपको उसका सिग्नल मुसलमानों ने दे दिया, आपको वो दिया सिग्नल पूर्णिया लोकसभा चुनाव में, वो सिग्नल मिला है आपको। कटिहार की बात आपने कहा था पंकज जी, कटिहार और किशनगंज, मतलब कांग्रेस को मिल सकता है। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव मुस्लिम मतदाताओं के डार्लिंग हो सकते हैं आने वाले समय में। कुर्मी में भी देखा आप लोगों ने जिस प्रकार से आरजेडी को छोड़ते हुए मुसलमान गए थे। कन्हैया कुमार आज के दिन में मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय बिहारी चेहरा है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, अगर CAA के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था पंकज जी पूरे देश भर में, उस समय में तीन नेताओं का बिहार में संयुक्त जनसभा हो रही थी। कांग्रेस के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, शकील अहमद खान, उनके साथ पप्पू यादव और कन्हैया कुमार मंच शेयर करते थे पूरे सीमांचल में। इतनी बड़ी बड़ी भीड़ आती थी जितनी बड़ी भीड़ आज तक लालू यादव को सुनते हुए सीमांचल में नहीं आई थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ओवैसी दो पिछले विधानसभा चुनाव में उदाहरण है कि जहां मुसलमानों को यह अवसर मिलता है कि केवल मुस्लिम वोट के सहारे वो आरजेडी को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि आरजेडी मुसलमानों को पता है कि यादव हिंदू में सबसे बड़ी जाति वाली संख्या है, तो उसके साथ रहने में मुसलमानों को भलाई है, ये मुस्लिम को लगता था। इसलिए लालू यादव फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करते थे। अब नहीं, चलिए आपने ये बात कह दी, फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करते थे। सवाल तो फिर घूम करके वहीं आ जाता है ना अरुण पांडे जी की, इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगा? सवाल तो फिर घूम करके वही आ जाता है, क्योंकि अररिया में यादव हिंदू हो जाते हैं, प्रदीप सिंह जीतते हैं, मधुबनी में अशोक यादव जीतते हैं, आप देख लीजिए नित्यानंद राय जीतते हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस बार इतने सारे स्टेक होल्डर्स बढ़ गए हैं जिसको लेकर के ये सवाल तो उठना शुरू हो गया कि हम करें क्या। शंकर सिंह निर्दलीय थे, मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन शंकर सिंह जीतने के बाद जेडीयू में चले गए। आपके हिसाब से जेडीयू को मुसलमान वोट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बीजेपी के साथ है, लेकिन मुसलमान वोट क्या प्रशांत किशोर को करेगा? मुसलमान वोट क्या फिर से ओवैसी को करेगा? मुसलमान वोट या फिर आरजेडी और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को ही करेगा? किसको करेगा? यह सवाल तो फिर वहीं पहुंच रहा है, क्योंकि एक तरफ दिक्कत यह है कि एक तरफ उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, जितनी उनकी आबादी है उतनी सीटें नहीं मिलती, आरजेडी नहीं दे पाती है, और आरजेडी कहती भी है कि हमारी मजबूरी है। और अगर वही प्रशांत किशोर दे देते हैं तो क्या प्रशांत किशोर को वो लोग ज्यादा वोट करेंगे? ये सवाल तो फिर घूम फिर करके वही आ जाता है। या अरुण पांडे जी, आपको ऐसा लगता है कि सीट दर सीट मुसलमान ये तय करेंगे कि जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा उसको हम वोट करेंगे? आपको क्या लगता है? दो इसमें इशू अभी आया, कुछ तो झा जी ने जो भी तस्वीर पेश, उस जगह वास्तविकता दिखी। मैं मानता हूं कि अभी 4 असेंबली सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। मैं इसलिए इस चर्चा कर रहा हूं कि बेलागंज की सीट है, सुरेंद्र यादव की सीट थी, वो MLA से MP हो गए। उस सीट से इस बार प्रशांत किशोर वहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट देने जा रहा है। वो इस बात की उनकी रणनीति है कि पहले हम
राजद का जो एमवाई है ना, उसको कैसे दरकार, उसको कैसे ध्वस्त। यदि राजद का एमवाई ध्वस्त हो जाता है, रणनीति की बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग अभी तक मुस्लिम आबादी और उसके वोट का ट्रेवल करने का जो ट्रेंड है, बीजेपी को जो हराएगा उसको मुसलमान दे, बाई एंड लार्ज है। नहीं, इसके कंट्राडिक्शंस भी हैं। अब अशोक यादव कैसे जी? अशोक यादव को ठीक है कि मुसलमान का वोट तो अपनी जगह रहा, लेकिन यादव वोट वहां फिर सभी हिंदू हो गए, हिंदू। यही तो बीजेपी की रणनीति है। जितना ज्यादा ये तीखा होगा, लोग मुसलमानों के पक्ष में खड़े होंगे। तो गिरिराज की यात्रा का उद्देश्य क्या है? भले वो अकेले ही चले हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लीडर को हम साथ नहीं कर रहे हैं, कोई साधु संत को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट को चार्ज करने के लिए ही तो चल रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का फायर ब्रांड नेता का ये स्वाभिमान यात्रा नहीं है, हिंदू को एकजुट करने का, हिंदू को चार्ज करने का है अगेंस्ट मुस्लिम। अब रही बात प्रशांत किशोर, निश्चित रूप से उनकी रणनीति है कि हम राजद के वोट बैंक को ध्वस्त, वो जो कहते हैं कि हम एनडीए का हम ही से सीधा मुकाबला होगा और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे, उसके पीछे का ध्येय उद्देश्य और उनकी रणनीति को समझना होगा। मैंने आपसे कहा कि बेलागंज में आपने देखा, मेरी बात हुई थी प्रशांत, लंबी बात, बहुत सारी बात जो 1 to 1 होती है उसका खुलासा यहाँ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ रणनीति को हमें समझने की हमें कोशिश कि आप जो बात कर रहे हैं तो उसके पीछे का तो सीधा सीधी उन्होंने कुछ गणित बताया और फिर जो उनका चुनावी रणनीति में सफलता का राज बताया कि हम क्यों जीते, पार्टियां क्या करती। तो प्रशांत किशोर अब तो रणनीतिकार नहीं, खुद एक चुनावी शतरंज बिछा रहे हैं और एक प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर के रूप में सामने आएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या डॉक्टर संजय मान लिया जाए कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर रहे हैं और उपचुनाव इंडिकेटर हो जाएगा कि मुसलमान वोट बैंक क्या करेगा? आपको लगता है उपचुनाव से इंडिकेशंस मिल जाएंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए जी। अनम्यूट है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि अगर 2 अक्टूबर को मेरी पार्टी का गठन हो जाएगा तो उपचुनाव में लड़ूंगा। उपचुनाव तो वो लड़ने जा रहे हैं, और अगर बेलागंज से, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, कल अरुण कुमार से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया का समर्थन करूंगा। प्रशांत किशोर जी आते हैं, ठीक है, देखना होगा आरजेडी कैसे आजमाती है। तो अगर आरजेडी में चर्चा जो है वो सुरेंद्र यादव के बेटे की चर्चा है, जेडीयू बिंदी यादव के बेटे की चर्चा है कि वो उनको उम्मीदवार बनाने जा रही है, जिनके यहाँ अभी ईडी का रेड पड़ा है। अगर प्रशांत किशोर जी बेलागंज में, चूंकि मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, तो अगर वो कोई मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं और मुसलमान का पोलराइजेशन होता है, प्रशांत किशोर का इसका लाभ मिलता है, तो एक प्रयोग ही तो होगा, एक टेस्ट ही तो होगा कि हाँ, मुस्लिम को अगर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, मुस्लिम को अगर टिकट दिया जाए, तो मुस्लिम आरजेडी से छिटक भी सकते हैं। इस वजह से देखते हैं बेलागंज का क्या परिणाम आता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रशांत किशोर कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ खड़े होंगे, इनकी सभाओं में जिस तरह से मुसलमान आ रहे हैं, जिस तरह से मुशायरे में मुसलमानों को ये अपने तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बापू सभागार हो या वेटनरी कॉलेज का मैदान हो, वहां पर मुस्लिम बुद्धिजीवी दिख रहे हैं। तो क्या एंटी बीजेपी जो एक इनका माइंडसेट है, क्या प्रशांत किशोर इसको तोड़ पाएंगे? बेलागंज का चुनाव एक छोटा सा, मैं समझता हूं कि उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है अगर ये कैंडिडेट दिए तो। बिल्कुल, बेलागंज छोटा सा रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्या विनय जी आप मानते हैं छोटा सा रिफ्लेक्शन होगा या उपचुनाव तय कर देगा कि हवा किस ओर बह रही है? देखिए, 2 चीज है पंकज जी, है क्या कि जो बहुत अच्छा कमेंटेटर होता है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता है। जो बहुत अच्छा कोच होता है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अभी तो उनका ये टेस्ट होना है कि वो अभी तक स्ट्रेटेजी बनाने वाले रहे। अब खिलाड़ी कैसा है, ठीक है, 4 उपचुनाव है तो हो सकता है ये लिटमस टेस्ट उनके लिए मानिए कि किस तरह की सफलता उनको मिलती है। हालांकि वो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, अगर कितना जनता जागती है
और जात पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता कितना मतदान करती है, इस पर निर्भर करेगा उनका भविष्य। नहीं, वो निर्भर करेगा, लेकिन एक चीज जो मुसलमानों ने पूर्णिया में दिखाया, रुपौली के चुनाव में दिखाया, कि वो आरजेडी के साथ तो नहीं गए ना, जो आरजेडी टेकन फॉर ग्रांटेड उनको लेती थी। मुसलमानों को विकल्प मिला तो पप्पू यादव के साथ चले गए, या रुपौली में शंकर सिंह के साथ चले गए। तो क्या प्रदीप जी, छोटा आंसर दीजिएगा, समय सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, क्या अगर उनको विकल्प दिखाई पड़ता है तो उस विकल्प के पीछे जा सकते हैं? नहीं, जा सकते हैं। उसका कारण है पंकज जी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। ठीक है, ये नहीं होना एक मुस्लिम मत में थोड़ा सा बिखराव का जो है यह कारण भी बनता है। बिहार में देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी और इस लोकसभा चुनाव में भी और बीच में हुए उपचुनावों में भी मुसलमानों का वोट बटा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, जो दूसरे जगह नहीं हुआ, ना बंगाल हुआ, ना उत्तर प्रदेश हुआ, इवन झारखंड में भी नहीं होता। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कॉज के लिए या मुस्लिम जो उनका जो सोच है उसके लिए बीजेपी कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ भी है तो बी नहीं बल्कि सी टीम बनकर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी की चलती चलिए, तो एक बात तो बहुत साफ हो गया कि उपचुनाव इंडिकेटर होगा, बता देगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। और मुसलमान वोट जिन पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं, खासतौर पर प्रशांत किशोर की, जेडीयू की, आरजेडी की, कांग्रेस की, उपचुनाव इस बात की ओर इशारा कर देगा कि मुसलमान क्या सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर की ये कोशिश कि मुसलमान को वो 40 से ज़्यादा टिकट देंगे, क्या ये बात आरजेडी को भी मजबूर करेगा कि मुसलमानों को ज़्यादा संख्या में टिकट दे करके इस बार चुनावी मैदान में उतारें? तो सवाल कई हैं। और तीसरी तरफ गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, तो क्या इस स्वाभिमान यात्रा से हिंदू कंसोलिडेशन होगा या इसके जवाब में मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे। बिहार की बात में इतना ही। विनय जी आपका, प्रदीप झा जी आपका, अरुण पांडे जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।